आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। जमीयत उलेमा हिंद के रियासी सेक्रेटरी मौलाना शाहिद ने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में कहा कि श्री राम को हम और भारत के तमाम मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये कोई नई बात नहीं कही, बल्कि हमारे बुजुर्गों के कौल को दोहराया है। कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, यही हमारी पहचान है। इसी को संजोए रखने के लिए 2014 में शानदार जीत हासिल करने के बाद मुल्क की कमान संभालने आए पीएम मोदी ने अपनी सरकार का मूल मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। जो मंत्र नहीं, नजरिया था, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का। 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चला गया। उसी का नतीजा था कि 2019 में मुल्क ने पहले से भी ज्यादा मजबूती से पीएम मोदी पर यकीन किया। दूसरी बार मुल्क की कमान संभालते हुए पीएम ने सबका साथ सबके विकास के उसूल को एक नया आयाम दिया, और वो था सबका विश्वास, जिसकी दिल खोलकर तारीफ भी हुई। उलेमा हजरात से लेकर आम मुसलमान मौजूदा मोदी हुकूमत को एक बेहतरीन हुकूमत करार देते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मोदी के करीब ना आ पाएं, दूरी बड़ी रहे। यही वजह है कि वक्त वक्त पर मुसलमानों को डराने की कोशिश होती है। दोनों तरफ से, मुस्लिम लीडरान से लेकर दोनों मजहब के इंतहा पसंदों को मुसलमानों में मोदी का विश्वास पच नहीं रहा है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस सरकार में बढ़ रहा है मुसलमानों का भरोसा? क्या इस बढ़ते भरोसे से बेचैन है कुछ लोग? कौन लोग मुसलमानों को पीएम मोदी के नजदीक होते नहीं देखना चाहते? किसकी सियासी दुकानदारी पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल? और कौन लोग मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन कर रहे हैं इस पर सियासत? और हम आपको सुनवाते हैं कि मौलाना शाहिद त्यागी ने आखिर हाल ही में क्या कुछ कहा है, वो जरूर आप सुनिए। श्री राम जी के नारे लगाओ, श्री राम जी हमारे बड़े हैं, और तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उन्हें अपने आदर्श मानता है, इसलिए हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन जो फिरका परस्त ताकतें इस तरह की बात करते हैं कि भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। और मैं आपके सामने एक डेटा भी पेश करूंगी जिससे हम ये दरअसल प्रूव करेंगे कि किस तरह से मोदी हुकूमत में मुसलमानों का यकीन जो है वो बड़ा है। बाकायदा तौर पर ये डेटा हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं करा देती हूं आपको, और हम आपको एक बाइट और सुनाते हैं, वो आप सुनिए। मुसलमानों के जो हालात अब है, खास करके इस सरकार से, उनका जो है विश्वास जो है इस सरकार के प्रति बढ़ा है। उसकी बुनियाद ये है कि लास्ट टेन्योर में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उसकी शुरुआत की थी, वो देखने को मिला। और खास ये देखने के साथ साथ में ये भी बातें साबित हुई कि जितने भी काम हुए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। मैं अभी देवबंद के दौरे में था, उसमें भी जो खास करके मुस्लिम हमारी ख्वातीन बहनें थी, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्कीम के तहत उनको आवास दिए गए हैं। और गैसों के कनेक्शन से लेकर जितनी भी बुनियादी स्तर पर जो भी सुविधाएं जो सरकार डिसाइड कर रही है, उनके घरों तक वो पहुंचा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि चाहे वो रिलीजियस एतबार पे भी आप बात करेंगे तो हज पे जो कोटा 1,25,000 था 2014 में, वो 2019 आते तक वो 2 लाख कोटा बढ़ गया। देखिए, इस जो कमीशन को महसूस हो रहा है कि शिकायतें कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को प्रशासनिक स्तर पर, नीचे स्तर पर, उनको पुलिस के स्तर पर उनको न्याय मिल रहा है, तभी वो कमीशन को शिकायत नहीं कर रहे हैं। शिकायतें कम होने का मतलब ये है कि लोगों की परेशानियों का निस्तारण निचले स्तर पर समाधान हो रहा है। लेकिन लिंचिंग के मामले में भी कमीशन ने कई लिंचिंग के मामले का सो मोटो लिया है। कई लिंचिंग के मामलों का समाधान हमने मतलब अधिकारियों से बात करके, ज़िला अधिकारी और एसपी से बात करके उसका समाधान निकलवाया और उसमें मुकदमा दर्ज करवाए।
तो आपने एनसीपीएल के वाइस चेयरमैन को भी सुना, कौमी अक़लियती कमीशन के सदर को भी आपने सुना, और किस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर डेटा भी पेश किया कि मुसलमानों का जो यकीन है वो मोदी हुकूमत में किस तरह से बढ़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फिरोज बख्त साहब हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। ऋषि मिश्रा साहब हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। और डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत फिरोज बख्त साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, और कौमी अक़लियती कमीशन का जो एक डेटा है उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो 2011-12 से लेकर 2018-19 तक का है। अगर आप उसमें देखें 2011-12 में, यानी कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब की अगर हम बात करें, तो अक़लियती कमीशन में जो शिकायतें आई हैं वो 2439 थी, 12-13 में 2127 थी, 13-14 में ये शिकायतें 2637 थी। और वहीं मोदी हुकूमत पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो 14-15 में 1995 थी, 15-16 की बात करें तो 1974 थी, और इसी तरह से तमाम अब तक अगर हम बात करें 2018 और 19 की बात करते हैं तो 1871। तो आप ये देखें लगातार किस तरह से शिकायतें घटी हैं। कांग्रेस के दौर में ज्यादा थी, और मोदी हुकूमत में जहां ये बताया जाता है कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, वहां आप देखें कि शिकायतें कौमी अक़लियती कमीशन में किस तरह से कम हुई हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में मुसलमानों का विश्वास जो है, जिसकी बात लगातार की जा रही है, वो बड़ा है? देखिए बुशरा, आपने कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फिगर्स पढ़े, बिल्कुल ठीक थे। उसमें कुछ और चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगा। रही बात विश्वास की, तो मैं इमीडिएटली एक राइडर मैं आपको दे दूँ कि वाकई में विश्वास तो मोदी जी के अंदर बढ़ा है। मुसलमानों के वो आजकल हर दिल अजीज़ लेता है, और मैं समझता हूँ कि जो टोन और टेन्योर मोदी जी का एज प्राइम मिनिस्टर रहा है पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो वो बहुत ही काबिल कबूल अब आज न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को देखिए जहां वो जाते हैं। आप ये देखिए कि एक अरब मुल्क के अंदर तो मंदिर भी बना दिया गया है, और उनको अफ़गानिस्तान में जो बेस्ट जो वहाँ का अवार्ड है वो अवार्ड दिया गया है, और मलेशिया में हर जगह, यानी कि उनकी बेतहाशा इज्जत है। अगर हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम जाविये से चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मैं 2-3 फिगर्स आपको बुशरा और बताना चाहूँगा ताकि हमारे जो ज़ायरीन हैं वो ज़रा देखें। देखिए स्कूल का ड्रॉप आउट जो कांग्रेस के दौर में था लड़कियों का, खासतौर से सरकारी स्कूलों में, तमाम स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, पहले 70 से 72% था। अब पिछले 4 से 5 साल में ये ड्रॉप आउट 35% तक आ गया है, और ये सरकार कहती है कि हम इसको 0% करेंगे, यानी कि तमाम लड़कियां जो स्कूल जाएंगी वो जब तक पूरी तालीम नहीं कर लेती हैं स्कूल की या BA की या MA की, जहां तक पढ़ना चाहती हैं वहां तक उनकी मदद करेंगी। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अच्छी स्कीम है, इसको 3E तो आपने सुन लिया, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इन्होंने मदारिस के लिए, उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं उनके लिए इन्होंने 3T का भी प्रोग्राम दिया है। 3T में क्या है? टीचर, टिफिन और टॉयलेट। ये बहुत बाकायदगी के साथ ये जो है जमीन के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे, अच्छा एक और मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बता दूं आपको कि अब तक जो स्कॉलरशिप्स दी गई हैं पिछले 4 साल के अंदर, अब 5वां साल शुरू हो गया, 3 करोड़ 15 लाख स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं, और ये स्कॉलरशिप्स DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट जो प्रोग्राम है उससे उनके अकाउंट्स में चली गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कांग्रेस के ज़माने में आप ये समझ लीजिए कि पिछले जो उनके 55-60 साल हैं, सिर्फ 90 जो ज़िले थे मुस्लिम जो ज़िले थे उनमें कुछ काम किया था इन लोगों ने, लेकिन अब पिछले 4 साल में 318 ज़िलों में काम हुआ है। थोड़ी सी कमी मैं समझता हूँ, हालांकि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने काम किया है। थोड़ी कमी जहाँ उनकी रह गई है, उन्होंने डंका नहीं पीटा। जैसे कि हम देखते हैं रोज़ाना अखबारों में केजरीवाल साहब काम तो कुछ करते नहीं हैं, और रोज़ाना हर अखबार में हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फुल पेज के, और सिसोदिया साहब का एक तरफ आ रहा है एडवर्टीजमेंट, केजरीवाल साहब, यानी काम हो नहीं रहा, एडवर्टीजमेंट पूरे आ रहे हैं।
कि तो हम ये समझते हैं अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी इसी तरह से एडवर्टीजमेंट दें तो जायज होंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और मैं एक बात कह के बात को खत्म करूंगा, हज में 2 लाख से ज्यादा इंशाल्लाह हमारे हाजी जाएंगे। साथ ही साथ हुनर हाट का आपने सुना होगा, हुनर हाट के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो मजदूर हैं हमारे, जो हमारे लोग कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, चाहे वो मिट्टी का काम करते हो, चाहे वो टप्पेकारी का काम करते हो कपड़े के ऊपर, चाहे वो लकड़ी का काम करते हो, उनको सेटल किया गया है। और यही नहीं, उनको इंडिया फेस्टिवल होते हैं, कभी फ्रांस में होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता है, कभी ब्रिटेन में होता है, कभी कहीं होता है अमेरिका में, वहां उनको ले जाते हैं। साथ ही साथ देखिए एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, नई रोशनी, दूसरा प्रोग्राम है उस्ताद, और एक और प्रोग्राम है सीखो और सिखाओ, और बहुत से प्रोग्राम है, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या क्या है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इन प्रोग्रामों को जमीन पे उतारा है। एक टाइम था बुशरा कि ये जो मिनिस्ट्री थी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, यहाँ इतनी मोटी तहें इनकी टेबल्स पे हुआ करती थी, लेकिन जब से ये आए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, मैं समझता हूँ कि वो मिनिस्ट्री जो कि ऑक्सीजन पे थी, जो कि बिल्कुल खत्म होने वाली थी, इसको इन्होंने एक तेजगाम रास्ते पे डाल दिया है। बहुत तेजी से दौड़ रही है अभी ये मिनिस्ट्री। डॉक्टर गुलरेज, तमाम आपने डेटाज देखे, जाहिर सी बात है तमाम चीजें आपके फेवर में हैं और आप आज खुश भी होंगे। मेरा सवाल लेकिन आपसे ये है कि ये विश्वास तो बढ़ रहा है, यकीन बढ़ रहा है मोदी हुकूमत में, और पार्ट 1 पार्ट 2 में भी फर्क नजर आ रहा है। जिस छल में छेद की बात की गई उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो लोगों का रुझान जो है, मुसलमानों का रुझान जो है मोदी हुकूमत की तरफ है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात सख्त नागवार भी गुजर रही है और वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी की तरफ रागिब हो, क्योंकि इससे उनकी सियासत, उनकी जो रोटियां सिक रही हैं वो जो है बंद हो जाएंगी? देखिए, संसार में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, वो समाज सभी के मिश्रण से ही बनता है, परंतु जो सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक कर्तव्य होता है, वह नकारात्मकता को हमेशा समाप्त कर देता है। यह संभव है कि उसमें समय की अवधि लंबी हो, लेकिन अंतोकतवा जो होता है वो तो जो सकारात्मक शक्तियां होती है उनकी ही विजयश्री होती है। और हमारे साथ भी यह हुआ, हमको दशकों तक यह बताया गया कि हम एंटी मुस्लिम हैं, हम कम्युनल हैं, हमारी सोच गलत है। यह एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन जो प्रोपेगेंडा होता है वो लंबे समय नहीं चल सकता। जब जनता ने हमारे कर्तव्यों को देखा तो जन का आशीर्वाद मिला और हम जनहितैषी भावनाओं के कारण जन प्रेमी बन गए और जनता ने हमको प्रेम दिया। दूसरी बात, मैं आंकड़ाबद्ध बात करूं मैं भी यदि, तो आप देखिए कि एक विश्वास बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो और शिकायतें जो आप बता रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन की भी कम हुई है, उसका एक सबसे इजी में फॉर्मूला बताता हूं जांच करने का इसमें कितनी सत्यता है। आप अपनी किसी भी अखबार की लाइब्रेरी में जाएं और आप यूपीए के कालखंड के अखबार खोलकर देखें, प्रतिदिन के अखबार में आपको 4 मुसलमान बच्चे वहां बंबई में पकड़ा गए, कुछ चेन्नई में पकड़ा गए, तो कुछ कानपुर में पकड़ा गए आतंकवाद के झूठे चार्जेस लगाकर। तो ये चीजें डेली होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। वो एक स्थिति यह निर्मित कर दी थी कि मानो हर मुसलमान के माथे पर एक बैनर लगा दिया था मेड इन अल कायदा का, तो उस झूठ को भी हमने जो नकाब था उसका नकाब उठाया है और मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी दी है और बराबरी का अधिकार जो है वो भी दिया गया है। देखिए, एक बात मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं मोदी जी के विषय में कि कई बार ये होता है कि किसी आईएएस या आईएफएस अधिकारी की, फॉरेन सर्विसेज वाले की नियुक्ति करनी होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति उपयुक्त होगा, तो मोदी जी कई बार ढूंढते थे लेकिन नहीं मिलता था। तो उन्होंने इसकी जड़ में गए कि इसका कारण क्या है, तो मालूम ये पड़ा कि जो पॉवर्टी है उसके कारण बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से स्कॉलरशिप्स दी पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए जो निशुल्क जो ट्यूटोरियल क्लासेस होती है वो देना शुरू किया। तो ये बताता है कि बंदे का विजन क्या है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मोदी हुकूमत इतना काम कर रही है मुसलमानों को लेकर और लगातार वो दिख रहा है, मुझे बताइए तो फिर मॉब लिंचिंग को लेकर क्यों नहीं एक कानून बना दिया जाता ताकि जो लोग इसको लेकर भी बात कर रहे हैं इसके तय भी लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए? देखिए, मॉब लिंचिंग का जहां तक विषय है ना, मॉब लिंचिंग के लिए इतने सारे कानून है कि विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स
यदि उस पर अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन करती है। लेकिन तो यूपी हुकूमत तो इस बारे में सोच रही है, राजस्थान हुकूमत जो है वो बनाने जा रही है इसको लेकर कानून, तो अगर पहले से होते तो ये हुकूमतें भी नहीं करती फिर। देखिए, जहां तक राजस्थान हुकूमत की तो आप बात मत करें, उसके दोगलेपन तो अभी मालूम पड़ गए कि जब अभी तक तो कहते रहते थे मॉब लिंचिंग के केस पर कि झूठ फंसाया गया गौ तस्करी के नाम पर, और जब वो गहलोत सरकार खुद बैठी है तो पुलिस आगे की कार्रवाई उसी नाम पर कर रही है। तो आप इन लोगों की बात मत करें। हाँ, लेकिन कोई प्रांत यदि बनाना चाहता है तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। देखिए, हमेशा नए नए विचारों के साथ आगे बढ़ने को हम प्रोत्साहित करते हैं, हम समर्थन करते हैं। यदि उत्तर प्रदेश हुआ या इवन मध्य प्रदेश, जहां पर हम विपक्ष में बैठे हैं, वो भी कोई सकारात्मक कानून लाना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है उसमें, हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। ठीक है, ओके। ऋषि मिश्रा जी, आप ये जो मैंने आंकड़े अभी पेश किए हैं तमाम डेटा, और लगातार पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि पार्ट 2 में हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा लोग इस तरफ रागिब हुए हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह का एक नया वोट बैंक क्रिएट करने के लिए भी ये तमाम चीजें उस तरह से की जा रही, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 में हम ये फर्क देखते हैं कि एक नया वोट बैंक जरूर मोदी जी ने जो है वो डेवलप किया है अपने पार्ट 2 में, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों के लिए मुसलमान भी वोट उनको दें और जिसमें कोई खराबी नहीं है, कि उसके लिए भी एक तरह का एक पूरी एक तस्वीर, एक तमाम चीजें जो है वो तैयार की जा रही हैं? बुसरा जी, आपने सही कहा है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार का आप देखेंगे 2014 से 2019 के बीच में जो उन्होंने काम किया है खासकर माइनॉरिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है। आप तुलना कर लीजिए यूपीए सरकार और वर्सेस एनडीए सरकार में जो भी काम है, यदि खासकर माइनॉरिटी का देखिएगा तो डिफरेंसेस आपको साफ दिखेगा। जैसे हमसे पहले जो विशेषज्ञ बोल रहे थे कि आप देखिए हज यात्री का जो संख्या है अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 2 लाख। आज तक किसी सरकार ने 2 लाख यात्रियों को हज पे नहीं भेजा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो पहल कर रही है एक वर्ग को जिसको हमेशा वोट बैंक की नज़र से देखा गया, आप देखिए आज़ादी के बाद से भी देख लीजिए कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी को जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने वोट किया, क्या उस मुस्लिम समाज को विकास के दायरे में लाने की उस पार्टी और उस सरकार ने कोशिश की? नहीं की। आप देख लीजिए ना, मुसलमानों का जो एजुकेशन में जो भागीदारी है, साक्षरता दर मुसलमानों में देख लीजिए कितनी कमी है। और या आप देख लीजिए प्रोफेशनली देख लीजिए, या गवर्नमेंट जॉब में देख लीजिए, या आईएएस और के रिजल्ट में देख लीजिए, या ब्यूरोक्रेट्स में देख लीजिए, मुसलमानों की कितनी भागीदारी है। तो ये जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों का सबसे उपयोग किया एज ए वोट बैंक, क्या मुसलमान को विकास के भागीदार में लाने के लिए क्या उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, साक्षरता दर हो या ब्यूरोक्रेट्स का में परसेंटेज देख लीजिए, या सरकारी नौकरियों में भागीदारी देख लीजिए, नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बहुत से लोग आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि मुसलमानों को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, लेकिन मैं उनके बात से सहमत नहीं। मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। जैसे 9 करोड़ शौचालय बनाया गया मोदी जी के कार्यालय में, कार्यकाल में 98% दायरा इनका बढ़ाया गया, जो यूपीए के कार्यकाल में मात्र 40% था। तो मैं पूछना चाहता हूं जो आलोचना करते हैं, क्या 9 करोड़ शौचालय बनाया गया, उसमें मुसलमानों को नहीं दिया गया? तो ये देखिए, जो मोदी सरकार ने जो काम किया है उसमें क्या भागीदारी मुसलमानों का नहीं है? दूसरा, उसी तरह उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया। तो क्या जो 6 करोड़ से ज्यादा जो कनेक्शन दिया गया उसमें मुसलमान परिवार को नहीं दिया गया? ऐसे आपको काफी आंकड़ा मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो लिए गए स्टेप है, भागीदारी है, जो उन्होंने कहा, नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। सबका विश्वास उन्होंने आप पार्लियामेंट में जोड़ा है, वो अगले कार्यकाल में इसकी एनालिसिस होगी। लेकिन सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी सरकार 2014 में दिया था, यदि आप उनके किए गए कामों को एनालिसिस बारी बारी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होती दिख रही है। चाहे वह स्वच्छ योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, आप एक एक योजना को एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं हर समाज को कनेक्ट करने की। आप
छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, गांव में जो गरीब तबके को घर दिया गया है, क्या घर सिर्फ हिंदुओं को दिया गया है? घर क्या सिर्फ सिखों को दिया गया है? मुसलमानों को नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने जितने जन कल्याणी योजना लेके आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की भागीदारी अहम रही है। हाँ, मेरा आपसे एक ही वाजिब सवाल है कि तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में आम बजट जो है वो पेश किया गया। मोदी पार्ट 2 का पहला आम बजट था, जहां पर ये उम्मीद की जा रही थी कि एक तरह से जो अक़लियतों का जो बजट है वो बढ़ाया जाएगा, मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ भी बढ़ाया नहीं गया। एक तरह से मायूसी इस सिमत जरूर हुई है। ऐसा क्यों? जब हमने हर साल ये देखा, खासतौर पर मोदी हुकूमत में पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से साल दर साल जो है बजट में लगातार इजाफा किया गया, और यूपीए से यहां तक हमने देखा कि एक बड़ी उछाल उसने ली, लेकिन इस बार मायूसी क्यों हाथ लगी मुसलमानों को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये समझिए कि 138 के छोटे से ऊंट के मुंह में जो जीरा होता है, उस प्रकार के बजट से मनमोहन सिंह जी ने उस मंत्रालय को काम दिया था, और मोदी जी उसको 4000 करोड़ तक लेकर आए। लेकिन इसके अथवा भी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे ऋषि भाई ने कहा, यदि उन योजनाओं में जो मद बढ़ता है, जहां पर भी वहां पर भी मुसलमानों को उतने ही डॉक्टर गुलरेज इसे एक्सेप्ट करने में गुरेज क्यों है? गुलरेज इसको एक्सेप्ट करने में गुरेज क्यों है कि इस बार नहीं बजट बढ़ाया गया है? मायूसी तो हाथ लगी है। देखिए, कम तो नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब सरकार बजट बनाती है तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलना है कि किस सेक्टर में अभी तुरंत आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि अभी जैसे मॉनसून कम आ रहा है, जल का संकट है, तो आपको एग्रीकल्चर पर ज्यादा देना है, वरना क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तभी सब चीजें सुचारू चलती है। और वहां पर भी मुसलमान भी फार्मर है, मुसलमान भी जल संकट से जूझ रहा है। तो बजटरी जो एलोकेशंस होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए उस वर्ष के हिसाब से आपको सब कुछ करना है। तो सरकार ने जो अभी क्योंकि 5 साल में 5 करोड़ अक़लियती तबकों को स्कॉलरशिप देनी है, जिसमें हर साल यानी कि 1 करोड़ अक़लियती तबके के बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप देनी है। तो ऐसे में सवाल तो ये वाजिब है कि पैसे कहां से आएंगे फिर? नहीं बुशरा जी, देखिए, बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अलावा भी यदि सरकार जहां और जब चाहती है वो स्पेंडिंग कर सकती है। किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, और इस सरकार ने कई बार किया है कि बजटरी एलोकेशन से भी ज्यादा जब जहां और जिस समय आवश्यकता लगी वो किया। जब जहां तक कि 1 करोड़ बच्चों को जो स्कॉलरशिप की बात है, हमने वादा किया है, हम करके दिखाएंगे। और बजट की और पैसे की और भी आवश्यकता पड़ी तो खजाने खुले हैं, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। बजट का अर्थ ही ये होता है कि इस क्षेत्र में इतना डाला, उस क्षेत्र में इतना दिया है, उस क्षेत्र में इतना दिया है, लेकिन उसके ऐसा कोई रोक नहीं होती सरकार के ऊपर कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते। गुलरेज भाई से मेरा एक सवाल है। गुलरेज भाई, कोई भी तबका, कोई भी समाज 3 स्टेप होते हैं, उसमें उनकी भागीदारी बढ़ती है तो समाज का विकास होता है। आर्थिक हो, सामाजिक हो और पॉलिटिकली मैं मानूं तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं, खासकर यदि मुसलमानों की बात करें तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का जो सहभागिता, भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वह हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी। यदि कांग्रेस की ही बात करें तो गुजरात में उन्होंने शायद 25 में से 1 लोगों को टिकट दिया, राजस्थान में शायद 25 में से उन्होंने 1 लोगों को टिकट दिया, गुजरात में 26 है, 26 में से 1 लोगों को टिकट दिया। तो या कर्नाटका में कांग्रेस को ही देख लीजिए, मैं आपकी आलोचना नहीं करता हूं, कर्नाटका में देख लीजिए कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं ये समझना होगा, यदि मुसलमानों को रियली में विकास धारा में लाना है तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकली भी इनको जो है जोड़ना होगा। तो क्या इस पे बीजेपी क्या काम कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ।